आज हम उस चीज़ की बात करने जा रहे हैं जो सदियों से चला आ रहा है और जिससे क्या है बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। चाहे अगर हम कहें अपनी हिंदू मैथोलॉजी की बात करें तो जैसे राम जी और रावण के बीच जो हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच जो हुआ था, या हम कहें ऐसी बहुत से लोगों के बीच जो हुआ था, जिससे क्या है कि पूरी दुनिया का या हम कहें पूरे इतिहास को देखने का लोगों का नज़रिया बदल गया या उनसे पूरा इतिहास ही बदल गया। तो आज हम उन चीज़ों की बात करने वाले हैं, मतलब हम बात करने वाले हैं यहाँ आज युद्धों की। और हम ये युद्ध देखेंगे केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में या हम भारत के संबंध में, और वो भी हम देखेंगे केवल अपने एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं अवतार राणा आपका स्वागत करता हूँ फिर से हंसवाहिनी क्लासेज में। तो मैंने यहाँ पर कुछ युद्ध लिए हैं जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मैं तरीके भी सिखाऊंगा कि आपको भाई याद कैसे करना है। मेरे पास भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं बस आपको पढ़ा के, आपको समझा के, कुछ टिप्स दे के और उसकी इम्पोर्टेंस समझा के आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पहली हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा हम उनकी बात नहीं करेंगे महाभारत वगैरह की, हम बात कर रहे हैं जो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो बात मैं शुरू कर रहा हूँ आज दशराग्य युद्ध से। तो ये दशराग्य युद्ध कब हुआ है? तो ये हुआ है भाई आपका ऋग्वेद में इसका जिक्र है 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का। तो ये परुशुड़ी नदी के किनारे हुआ है। अच्छा अब फिर देखिए सवाल, मैं बिल्कुल हमेशा बात करता हूँ कि आप सवाल से क्वेश्चन समझिए। आपसे पूछा जाता है कि परुशुड़ी नदी किसे कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप युद्ध ही याद कर रहे हो, आप उसके साथ और भी चीज़ें हैं उसको आप समझिए, उसको याद करिए कि परुशुड़ी नदी रावी नदी को कहा जाता है। ठीक है, फिर आपसे सवाल आता है कि दशराग्य युद्ध का जिक्र किस में है? तो भाई किस में है? ऋग्वेद में है। ठीक है भाई, कौन से मंडल में? 7वें मंडल में है। हाँ, और 10 में से होता है 10। ठीक है, तो ये है क्या कि ये दशराग्य युद्ध है ना, जो ये राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के मध्य हुआ था। मैंने उनका नाम नहीं लिखा है, याद करके क्या करोगे। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि जो राजा सुदास थे ना, ये भरत वंश के राजा हुआ करते थे, और 10 राजाओं से जब इनका युद्ध हुआ तो विजय भाई सुदास ही हुए। समझ रहे हो आप, 10 राजाओं को हरा दिया इन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये लिखा है कि भाई ये हमारा वैदिक काल में आपको ये युद्ध देखने को मिलता है। तो भाई दशराग्य युद्ध जिक्र कहाँ पे है? ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस एक बार समझ लीजिए कि परुशुड़ी नदी किसे कहते थे? रावी को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और हम बात करते हैं आज कलिंग की। ठीक है, तो कलिंग क्या है? ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि ये ऐसा युद्ध है जिसने पूरा बदल के रख दिया किसको? अशोक सम्राट को। ठीक है, तो मैंने युद्ध ही वैसे लिए हैं, मतलब मैंने छोटे छोटे युद्ध नहीं लिए, मैंने वैसे युद्ध लिए हैं जो निर्णायक हैं, मतलब जिस तो टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट है मतलब जिससे कुछ बदला हुआ है, या फिर जो पहली बार हुए हैं, मतलब अपने आप में कुछ अलग है। तो कलिंग का युद्ध, तो अगर आपसे पूछता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो 261 ईसा पूर्व हुआ है। अब सब जानते हैं कि भाई ये अशोक सम्राट का युद्ध है, और उसी युद्ध के बाद, उस नरसंहार को देखने के बाद जो अशोक हैं उन्होंने क्या कर दिया? हिंसा को त्याग दिया और बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। और ये उनका जो दिग्विजय करने का सपना था, मतलब दुनिया को जो जीतने का सपना था ना, दिशाओं को जीतने का सपना था, उसे उन्होंने किस में बदल दिया? इसके बाद धम्म विजय में, धर्म की विजय में बदल दिया। तो ये टर्निंग पॉइंट युद्ध है, आपको थोड़ा सन याद रखना है इसका, 261 ईसा पूर्व। अब मैंने यहाँ पे एक फैक्ट ऐसे डाल दिया है क्योंकि अब मैं सीधे आ गया हूँ आपके मध्यकाल की तरफ। ठीक है, और मध्यकाल में अगर हम कहें कि पहला मुस्लिम है जिसने भारत पर आक्रमण किया है, वो कौन है? मीर कासिम। तो सवाल आता है कि भाई मीर कासिम ने भारत पर पहली बार कब चढ़ाई की, कब आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में। ठीक, तो पहला आक्रमणकारी जो भाई मिडिल ईस्ट का है, ठीक है, वो कौन है? मीर कासिम। फिर तो भाई जैसे झड़ी लग गई है भाई पैसे की। अब देखिए एक चीज़ मैं समझता हूँ, मैं हिस्ट्री में जब मैंने पढ़ा था कि ये लोग पहले लूट खसोट करने आते थे। जैसे मैंने कहा ये मीर कासिम जो सॉरी ये क्या नाम, महमूद गजनवी जो बंदा है, ये 17 बार आया था भारत में और लूट के ले जाता था। जब पैसे ख़त्म हो जाते तो फिर आ जाता था, फिर लूट के ले गया, फिर आ गया, और भारत वाले लूटते रहते थे। ठीक है, मैंने कहा ना हिस्ट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है
कि आपको अपने इतिहास के बारे में पता चलता है कि भाई कैसे विदेशी आके हमें लूट के ले जा रहे हैं और हम लोग लूटते जा रहे हैं। 17 बार लूट के ले गए, बताओ। ठीक है, अच्छा कब से? 1000 ईस्वी में पहला इसका आक्रमण हुआ था और कब तक आता रहा? ये 1027 तक आता रहा। ये अभी एनटीपीसी में शायद आया था पेपर में, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि किसी रेलवे के पेपर में आया था कि इसका पहला युद्ध या आखिरी युद्ध आया था। ठीक है, तो पहला आक्रमण, सॉरी, तो पहला आक्रमण उसने 1000 ईस्वी में किया है और आखिरी करा है 1027 में, जिसपे सोमनाथ पर, ये भैया जग जाहिर किस्सा है आपका कि भाई महमूद गजनबी ने क्या करा था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था और ये लूटा है 1025 से 1026 में। मतलब उस आक्रमण के दौरान ये सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गया, लूट नहीं आया था वो। ठीक है, तो 17 बार आक्रमण है, ये सबको पता है, लेकिन आपको ये याद रखना कि 1000 ईस्वी में उसका पहला और लास्ट का है 1027 में मर गया। ठीक है, नहीं तो और आता वो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं तराइन के युद्ध की। अब ये युद्ध भी भाई टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट का मतलब है बदलाव की तरफ एक कदम है। देखिए कैसे इतिहास बदलता है, सही है। ये पूरा सेट बना के रखा है मैंने। तो तराइन का पहला युद्ध है जो ये हुआ है भाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। उसको राय पिथौरा बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, तो तराइन का पहला युद्ध 1191। तो इसमें भाई जाहिर सी बात है मोहम्मद गोरी हार जाएगा। कौन हार जाएगा? मोहम्मद गोरी हार जाएगा। लेकिन वो हार मानने वाला बंदा नहीं है। ठीक है, वो फिर आएगा तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 और इस बार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा। ठीक है, तो पहला युद्ध है 1191 में, जिसमें गोरी हार जाता है, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ठीक है, अब उसका रास्ता साफ हो गया है भारत के लिए। ठीक है, अब तीसरा और याद करना है आपको, चंदावर का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, ये भी आता है पेपर में। तो ये हुआ है भाई 1194 में जयचंद और गौरी के मध्य, जिसमें कौन जीतेगा? गौरी जीतेगा। बिल्कुल फटाफट देख लीजिए एक बार। 1191 तराइन का पहला युद्ध, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध और 1194 कन्नौज का युद्ध, या हम कहें चंदावर का युद्ध। तीनों में एक बंदा कॉमन है, मोहम्मद गोरी। एक में हारेगा, दो में जीतेगा, और जीतेगा ना तो यहाँ पे गुलाम वंश की शुरुआत करा के जाएगा वो। मतलब अपना गुलाम छोड़ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, और यहाँ पर शुरुआत होगी दिल्ली सल्तनत की। अब ये टर्निंग पॉइंट है कि भाई हम इन युद्धों को याद क्यों करें। अब जब दिल्ली में अब कब्जा होने वाला है मुसलमानों का, अब जब कब्जा होएगा ना तो छूटने वाला नहीं है कब्जा, जब तक उनको अंग्रेज ना हटा दें। ठीक है, तो दिल्ली पे अब कब्जा किसका हो जाएगा? ये तुर्की लोगों का हो जाएगा, मतलब जो मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। ठीक, अब हटने वाले नहीं हैं, एक के बाद दूसरा बैठेगा, दूसरे के बाद तीसरा बैठेगा, लेकिन वो हटने वाले नहीं हैं। ठीक, और ये हुआ क्यों? क्योंकि भाई तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और चंदावर के युद्ध में जयचंद हार गया। डेट देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तीनों को याद करना है। अब हम सीधे चलते हैं दिल्ली सल्तनत को छोड़ के पानीपत की लड़ाई में। ये देखिए पानीपत। ठीक है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं भाई पानीपत की लड़ाई। ठीक है, अब पानीपत की लड़ाई क्या है? तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया है सेट बना के, ताकि हम तीनों को पढ़ लें। हालांकि टाइम सबका अलग अलग है, और इसको तो मैंने विद डेट लिखा है। ठीक है, विद डेट का मतलब तारीख सहित लिखा है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है ना, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। अब ये कैसे टर्निंग पॉइंट है? ये टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि यहाँ से पूरी दिल्ली सल्तनत खत्म, अब मुगल वंश चालू होगा। कौन सा वंश? मुगल। भाई हाँ, देखो फिर वही बात कि एक मुसलमान उठ के दूसरा फिर से आ गया, मुस्लिम शासक है। ठीक है, लेकिन सल्तनत तो खत्म होगी पूरी। दिल्ली सल्तनत 1200 से चल रही थी वो। ठीक है, अब जाके ख़त्म हो गई 1526 में। ठीक है, तो 300 साढ़े 300 साल लगभग क्या है वो शासन करा दिल्ली सल्तनत में लोगों ने। लेकिन अब यहाँ से मुगल वंश चल गया, तो हो गया टर्निंग पॉइंट, बदल गई सरकार ही बदल गई। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध, और तोप का प्रयोग किया भाई किसने? बाबर ने। इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन है? फिर इब्राहिम लोदी है। 1526 डेट है। ठीक है, सन है मतलब। अब पानीपत का दूसरा युद्ध, ये कैसे टर्निंग पॉइंट है? बीच में जब ऐसा हुआ कि दिल्ली में अकबर भाई छोटा था। ठीक है, अब दिल्ली में क्या है कि एकमात्र, आपको हिस्ट्री में कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा, केवल एक बंदा पढ़ने मिलेगा इस समय
जो दिल्ली में बैठने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? हेमचंद्र था या हेमू था। अब इसमें थोड़ा भाई अकबर की किस्मत तेज कह सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये ना हेमू है जो 24 युद्ध लड़ा था, जिसमें से 22 जीता था, और इसमें वो बेचारा हार गया, ठीक है, क्योंकि भाई उनका सिक्का चल रहा था उस समय, और क्योंकि इसकी आंख में तीर लग गया था, इसलिए ये इसकी सेना भाग के नहीं हुई। और पानीपत के दूसरे युद्ध में कौन जीत गया? अकबर जीत गया। अगर ये ना जीतता तो ये भी क्या होता, टर्निंग पॉइंट हो जाता। वैसे टर्निंग पॉइंट उसके लिए तो था ही था कि मतलब फिर क्या होता, हिंदू शासन शुरू हो सकता था दिल्ली में, लेकिन फिर से मुगल वंश शुरू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करें पानीपत के तीसरे युद्ध की। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, हैं? तो आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो अंग्रेज लोग डायरेक्ट इससे पहले इनसे नहीं टकराए थे, उन्होंने सबको हरा दिया था, ठीक है, लेकिन ये लोग डायरेक्ट भिड़ नहीं रहे थे मराठा लोगों से, क्योंकि मराठा उस समय काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया 1761 में बालाजी बाजीराव के समय, और अहमद शाह अब्दाली उसका काउंटर था। काउंटर मतलब अहमद शाह अब्दाली से हुआ। अब हुआ क्या भाई कि ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है अंग्रेज़ों के लिए, कि भाई ये लोग अपने आप, मतलब अंग्रेज़ों के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों को इनको समाप्त करना नहीं पड़ा, ये अपने आप ही काफ़ी क्षीण हो गए, क्योंकि ये युद्ध इतना भयानक था कि मराठा पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, ठीक है, मतलब मराठा पूरी तरह से क्या हो गए, बर्बाद हो गए, ठीक। तो यही है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध। तो तीनों युद्ध देख लीजिएगा, 1526, 1556 और 1761। पानीपत के तीनों युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिहाज से, किस किस के बीच हुआ ये देख लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, मैंने बाबर की बात बीच में ही रोक दी थी। अब बाबर के मैंने सारे युद्ध एक साथ लिख दिए हैं कि बाबर जिंदगी भर, मतलब जिंदगी भर का मतलब है कि 4 युद्ध भारत में लड़ा, ठीक है, और भारत में मुगल वंश की स्थापना करी, और वही चारों जीता है, बड़ा लड़ाका आदमी है, ठीक है। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 लोदी के बीच और बाबर के बीच, बाबर जीत गया, बिल्कुल बढ़िया। खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा से बाबर जीत गया, ठीक है, राणा सांगा हार गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं। चंदेरी का युद्ध 1528, चारों साल लगातार, ठीक है। 1528 मेदिनी राय, ये भी भाई कौन था, ये भी भाई आपका राजपूत था, ठीक है, ये भी राजपूत है, ये भी राजपूत है, ठीक है। लोधी आपका अफगानिस्तानी है, ठीक है। तो फिर से राजपूत को हराएगा मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में, और फिर 1529 में अफगान का युद्ध, ठीक है, अफगान से हुआ घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो इसमें भी कौन जीता, बाबर जीता। तो बाबर चारों युद्ध जीता और लड़ता ही रहा, और मुगल वंश की क्या करके चला गया, स्थापना करके चला गया। तो चारों युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं अपने पिताजी से बिल्कुल अलग था, क्योंकि हुमायूं के पिताजी कौन है, हुमायूं के पिताजी भाई बाबर, ठीक है। और हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि ये जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, और एक दिन लड़खड़ाते हुए ही भाई ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जीवन भर भागता रहा। क्यों भागता रहा, क्योंकि इन 2 युद्धों में तो शेरशाह सूरी ने इसको भगाया, मतलब चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, और बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी विजय हुआ, और सूरवंश की स्थापना की। मुगल वंश को उस समय तक इसने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और हुमायूं भाई भागता रहा। वो तो भाई पता नहीं, फिर वही बात मैं कहूँ कि इसका सिक्का तेज था, कि भाई एक दिन शेरशाह सूरी तो कुछ चेक वेक कर रहा था और तो फट गई, ठीक है, और बेचारा वो भाई स्वर्ग से धर गया है, मर गया मतलब। और हुमायूं को उसको मारना नहीं पड़ा। अगर ये होता ना तो हुमायूं जीत ही नहीं पाता, क्योंकि वो दुर्बल था, उसकी चारित्रिक दुर्बलता थी। अगर हम बढ़िया से बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हर काम अधूरा छोड़ता था, ठीक है। तो वही है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और एक ही चीज़ बनाई थी उसने, कोई लाइब्रेरी बनाई थी, वहीं से लुढ़क गया था बेचारा, हाँ। चलिए, लेकिन 2 युद्ध जीत गया भाई वो बाद में, है 2 युद्ध जीत गया, मच्छीवाड़ा का और सरहिंद का। तो आपको ये 2 याद रखने हैं, चौसा और बिलग्राम के। बाकी ये भी याद कर लोगे तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। तो आपका पूछता है कि चौसा का युद्ध है 1539, और बिलग्राम का युद्ध है आपका 1540। तो ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। तो हमने ये निपटा दिया। अब हम बात करते हैं अकबर के युद्ध के बारे में। अब देखो, हुमायूं तो अब भैया स्थापित करके चला गया, भले बाबर करा। अब बात भाई अकबर की। तो अकबर के मैंने 2 ही युद्ध रखे हैं, ठीक
ठीक है। बाकी बहुत युद्ध करे हैं, लेकिन मैं 2 युद्ध एग्जाम के हिसाब से रखे हैं। पानीपत का युद्ध की मैं बात कर चुका हूँ, हेमू के साथ है। और हम बात करें हल्दी घाटी की, तो हल्दी घाटी की इसलिए रखा है क्योंकि भाई ये राणा प्रताप के संग है। और राणा प्रताप की आप स्टोरी जानते हो कि बंदा हार गया था लेकिन हार नहीं माना था, ठीक है। इसलिए लोग आज भी इसको क्या है याद करते। तो हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाता है कि ये कब हुआ था। ये हुआ था 1576, 18 जून को। राणा प्रताप और मान सिंह की, मतलब मान सिंह उसकी तरफ से आया था लड़ने अकबर की तरफ से, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये अकबर का ही युद्ध था। तो राणा प्रताप और मान सिंह के बीच हल्दी घाटी 1576, बिल्कुल याद रखना है, भूलना ही नहीं है, ठीक है। अब बात आई एक युद्ध शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। ये भी टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा युद्ध है कि भाई विजयनगर डायनेस्टी, हिंदू डायनेस्टी हुआ करती थी एक, मतलब विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था 1565 में। ये मुगलों का टाइम है, ठीक है। इस समय आपका विजयनगर में एक साम्राज्य हुआ करता था। 1565 में राक्षस तांडी या हम कहें आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर का राजा कौन था, सदाशिव राय था, बड़ा शक्तिशाली था। और ये लोग भी आपस में दुश्मन थे, अहमदनगर वाले, बीजापुर वाले, गोलकुंडा वाले, बीदर वाले, ये आपका हैदराबाद वाला इलाका है, ठीक है, साउथ वाला। लेकिन ये लोग क्योंकि इसको हराना चाहते थे, इसलिए सारे दुश्मन एक साथ इकट्ठे हो गए। और सारे दुश्मन एक साथ इकट्ठे हो गए तो ये युद्ध भी क्या है, विजयनगर साम्राज्य को ख़त्म करके ही माना। मतलब पूरा विजयनगर साम्राज्य उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मतलब अब बेचारा वो बाद में सिर नहीं उठा पाया। तो ये भी आपका टर्निंग पॉइंट है। इसलिए पूछा जाता है कि भाई तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो 1565, और सब लोग मिलके एक बंदे को मार रहे हैं, ठीक है। यही है विजयनगर साम्राज्य का अंत, ठीक। अब सीधे हम अंग्रेज में पहुंच गए, ठीक है। बस खत्म होने वाला है, टेंशन नहीं लेना। सीधे हम अंग्रेजों में पहुंच गए। हमने मोटे मोटे युद्ध लिए हैं। अब अंग्रेज के लिए टर्निंग पॉइंट युद्ध कौन सा साबित होता है, 1757 का प्लासी का युद्ध। देखिए डेट सहित पूछा है, कई बार पूछता है डेट सहित, हाँ, क्योंकि 23 जून 1757 को बंगाल में हुआ। अब ये क्यों है कि माना जाता है कि अंग्रेजों ने इस युद्ध में भारत में पांव जमाए, जो कि क्लाइव और किसके बीच हुआ है, सिराजुद्दौला लिख रखा है मैंने, सिराजुद्दौला, ठीक। कौन है भाई वो, सिराजुद्दौला, ठीक है। ये सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ है, जिसमें क्लाइव जीतेगा और बंगाल में अंग्रेजों के पांव जम जाएंगे। और जम जाएंगे तो भाई वो छोड़ने वाले नहीं हैं बंगाल को, ठीक है। फिर बात आती है बक्सर की, तो 1757 के बाद 1764 आता है, जो कि बक्सर बिहार में है। उस समय, अच्छा, ये युद्ध तो धोखेबाजी से जीत जाते हैं अंग्रेज लोग, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में हेक्टर मुनरो उसने क्या करा, 3 लोगों की सेनाओं को हरा दिया। मीर कासिम बंगाल का नवाब, शुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, सबकी सेना को हरा दिया और वर्चस्व स्थापित किया अंग्रेजी सेना का। और इसके बाद तो भाई अंग्रेज ने बिल्कुल पक्का अपना गढ़ बना लिया, ठीक। और अब वो भारत को छोड़ने वाले नहीं थे। 1764 बक्सर का युद्ध, बिहार, बिल्कुल याद करना है। पता नहीं कितने बार पूछा है पेपर, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। आगे बात करते हैं वेदारा का युद्ध, ठीक है। इसमें क्या है, ये सब डिसीजन वाले हैं, सब निर्णायक हैं कि वेदारा का युद्ध में डचों को हरा दिया किसने, अंग्रेजों ने। मतलब ये डिसीजन आ गया कि भाई अब भारत में अंग्रेज राज करेंगे, डच नहीं करेंगे, और डचों को भगा दिया यहाँ से, ठीक है। ये भी निर्णायक हो गया, इसलिए पूछा जाता है। और 1760 का युद्ध है वांडियावास का, या कभी बार में वांडीवास बोल देते हैं। तो वांडियावास का जो युद्ध है 1760 में हुआ, तो ये भी डिसीजन देके चला गया कि भाई भारत में ना तो डच करेगा इसके द्वारा, ना ही फ्रांसीसी करेंगे। कौन राज करेगा भारत में, अंग्रेज करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका निर्णायक युद्ध है। तो ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ। इस तरफ से आयरकूट लड़ा था, इस तरफ से लाली, ठीक है। लड़ा भाई बहुत मेहनत से, लेकिन लाली हार गया। और भारत में अब शासन कौन करेगा, अंग्रेज करेगा। तो ये युद्ध हमारे क्या थे, बड़े इंपॉर्टेंट है। आप उनको बार बार रिवाइज करिएगा। मेरे हिसाब से तो यही ज़्यादा ठीक है, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। बाकी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। शेयर करिए, लाइक करिए भाई, मनोबल बढ़ाइए हमारा। धन्यवाद।